हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपना फर्स्ट लेसन आधुनिक काल कंटिन्यू करते हैं। हमने इसमें आधुनिक युग की समयावधि पढ़ ली थी, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां भी हमने पढ़ ली थी। तो आज आगे हम पढ़ेंगे वाज द मॉडर्न पीरियड रियली मॉडर्न, यानी कि क्या वास्तव में आधुनिक काल आधुनिक था। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप आधुनिक शब्द को स्वीकारते हैं, यानी कि जो आधुनिक शब्द हमने पढ़ा है क्या आप उसको स्वीकार करते हैं, जिसके अंतर्गत भारत में ब्रिटिश काल का वर्णन किया गया है। क्या ब्रिटिश काल के दौरान वास्तव में भारत को आधुनिक कहा जा सकता है, यानी कि क्या हम यह कह सकते हैं। हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशों द्वारा भारत का शोषण किया गया, उन्होंने भारत का शोषण किया है। वे भारत से क्या करते थे, कच्चा माल खरीद के उसको सामान में बदलकर उच्च दामों में भारत में बेचते थे, यानी कि भारत से वो कच्चा माल सस्ती कीमत में खरीद लेते थे और ब्रिटिश जाकर वो उसको तैयार माल के रूप में एक प्रोडक्ट तैयार करके भारी भरकम कीमतों में, यानी कि ऊंचे दाम पे भारत में वो आके उनको बेचते थे। इसलिए हम इस काल को आधुनिक काल नहीं कह सकते, यानी कि जब भारत में ब्रिटिश काल था उसको हम आधुनिक नहीं कह सकते। वो क्या था, एक संघीय काल था। इतिहासकारों ने इसे क्या कहा है, संघीय काल। नेक्स्ट है औपनिवेशीकरण, यानी कि कॉलोनियल। ब्रिटिश ने राजाओं एवं नवाबों को हराकर संपूर्ण देश में विजय हासिल की। उन्होंने आर्थिक व सामाजिक व एकत्रित होने वाले राजस्व व उन पर होने वाले व्यय इत्यादि सभी पर अपना नियंत्रण किया, यानी कि धीरे धीरे उन्होंने सभी चीज़ों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वे फसल उत्पादन को कम मूल्यों पर खरीदते थे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत से परिवर्तन हुए। उन्होंने अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को कम मूल्यों पर खरीदा और फिर निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। निर्यात होता है जैसे हम अपने देश में से कुछ भी चीज़ें बाहर दूसरे देशों में भेजते हैं तो उसको हम निर्यात कहेंगे, और जो बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं उसको आयात कहते हैं। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में परिवर्तन हुए। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे में इस तरीके से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्दों में हम क्या कहेंगे कि जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना के उस पर अपना शासन स्थापित करता है, अपने रूल रेगुलेशन उसके ऊपर थोपता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, औपनिवेशीकरण। हम अपने इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं, हाउ डू वी नाउ आवर हिस्ट्री। पूर्व में लिखने की प्रणाली चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें लोग चित्रों द्वारा अपने विचार व्यक्त करते थे। इसका प्रयोग सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा 3000 ईसा पूर्व किया जाता था। सुमेरियन सभ्यता कब थी, जब हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हुआ था। उस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता कहा जाता है, जिसने की प्रणाली के विकसित होने के बाद लोगों ने अपने विचारों को प्रसारित करने के बारे में सोचना आरंभ किया और अपने विचारों को लिखने के लिए विभिन्न सतहों जैसे वृक्षों की छालों, पत्तियों और पशुओं की खालों का प्रयोग किया। ठीक है, यानी कि इस पे वो लिख के अपने विचारों को व्यक्त करते थे। विभिन्न कालों के स्तंभों और पत्थरों पर लिखी गई अशोक के अभिलेख स्तंभ और चंद्रगुप्त के स्तंभ इसके अच्छे उदाहरण हैं, जो उस समय की धार्मिक और प्रशासनिक सूचनाओं की उचित जानकारी उपलब्ध हमें करवाते हैं। यह युग साहित्य के युग के नाम से जाना जाता है, जिसका आरंभ 10 ईस्वी कागज के आविष्कार के बाद हुआ। यानी कि कागज का आविष्कार कब हुआ, 10 ईस्वी में। लेकिन अनेक उपमहाद्वीपों में भी इससे पहले साक्षरता के युग का आरंभ हो चुका था। अतीत की ऐसी पुरानी हस्तलिपियों के भागों जो आधुनिक युग के सर्वेक्षण में सहायक सिद्ध होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है हमारा स्वदेशी साहित्य और सेकंड है यात्रा वृत्तांत। स्वदेशी साहित्य में क्या आता है, उपनिषद ग्रंथ, रामायण और महाभारत आते हैं, जो लिखित रूप में हमें उपलब्ध हैं। बौद्ध और जैन साहित्य भी प्राचीन काल की सूचनाओं के बारे में जानने के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है ट्रैवल अकाउंट, यानी कि यात्रा वृत्तांत। अनेक विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखे गए अभिलेख भी हमारे अतीत को जानने के अच्छे स्रोत हैं।
उन्होंने अपने अभिलेखों में ग्रामीण व्यवस्था, लोगों का जीवन, व्यापारियों और भारतीय राजाओं के दरबारों का वर्णन किया है। राजा चंद्रगुप्त के दरबार में एक ग्रीक यात्री मैगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार और उस समय की प्रचलित व्यवस्था का अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णन किया है। यानी कि मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है वो कौन सी है? इंडिका। फाहियान नामक यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य एशिया, भारत और श्रीलंका का उल्लेख किया है। ऐसे ही हेनसांग प्रसिद्ध चीनी यात्री जो कि 629 ईस्वी में भारत आया और हर्षवर्धन और गुप्त शासकों के शासन का उल्लेख उसने अपने बुक्स में किया है। जो भी उसने इंडिया के बारे में, इतिहास के बारे में लिखा है तो उसने किसका वर्णन किया है? हर्षवर्धन और गुप्त शासकों के बारे में उसने लिखा है। आधुनिक युग में छपाई मशीनों के आविष्कार के बाद इन यात्रा वृत्तांतों को एक पुस्तक के रूप में समाहित करने में मदद मिली है। उस समय की ऐतिहासिक इमारतें भी इतिहास के जीते जागते उदाहरण हैं। यानी कि उनसे भी हमें इतिहास को जानने में इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। स्मारक यानी कि जैसे मोनूमेंट्स हमारे होते हैं, मंदिर वगैरह, मस्जिदें, उससे भी हमारे अतीत पर एक अच्छा प्रकाश ये डालती हैं। स्मारकों में भी अतीत के जीवन जानने में बहुत मदद मिलती है। मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया हुमायूं नामा, जो कि हुमायूं की एक आत्मकथा है, और अबुल फजल का आईने अकबरी अतीत के साहित्य को जानने के एक अच्छे उदाहरण है। ये साहित्य मुगल दरबारों के बारे में जानने का एक अच्छा यानी कि एक अच्छा विवरण प्रस्तुति ये हमारे सामने करते हैं। तो प्रशासन ब्यूरो को कैसे सुरक्षित रखता था? हाउ डू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स? तो ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार किए गए ब्यौरे भी इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता है कि चीज़ों को लिखना बहुत आवश्यक होता है। अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने जो है उनके प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच आदि को स्पष्ट रूप से उन्होंने यानी कि लिखा गया है हर एक चीज़ को। ब्रिटिशों का मानना था कि प्रत्येक दस्तावेज व पत्रों को सुरक्षित रखना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने सभी प्रशासनिक संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवाए थे जिसमें वो अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स रखते थे। महत्वपूर्ण ब्यौरों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में इन दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक नकल भी कराई जाती थी, जिन्हें प्रशिक्षित खुशनवीशी क्या होते हैं? जो सुंदर लिखाई वाले व्यक्ति होते हैं उनको खुशनवीशी कहा जाता है। तो खुशनवीशियों के द्वारा लिखवाया जाता था। खुशनवीश वे व्यक्ति होते हैं जो कि लिखाई की सुंदरता में प्रशिक्षित होते हैं। और 19वीं शताब्दी के मध्य में इन दस्तावेजों को भारी मात्रा में छपवाकर इनकी अनेक प्रतियां जो है बनवाई गई और इन्हें प्रत्येक सरकारी विभाग में सुरक्षित रखा गया। तो नेक्स्ट है हमारा सरकारी अभिलेख क्या नहीं बताते, यानी कि व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। सरकारी अभिलेख हमें यह नहीं बताते कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी किन चीज़ों में दिलचस्पी थी, वे किन वस्तुओं को बचाकर रखना चाहते थे। इन अभिलेखों से हमें यह समझने में मदद नहीं मिलती कि दूसरे देशों के लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की वजह क्या थी। जब हम इन स्रोतों के बारे में खोजबीन आरंभ करते हैं तो हम इनमें बहुत कुछ पाते हैं। इसके लिए लोगों की डायरियों, यात्रा वृत्तांत, यात्रियों के स्मरण, महत्वपूर्ण लेखकों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। आधुनिक युग का इतिहास ब्रिटिश गवर्नर जनरल के जीवन के चारों ओर घूमता है। भारतीयों की गतिविधियों के लिए इसमें कोई स्थान नहीं था, यानी कि उसमें सिर्फ ब्रिटिशों के बारे में ही लिखा गया है। भारतीयों के जो डेली रूटीन था, उनकी जो भी गतिविधियां थी, उसके बारे में हमें यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता कि हम इससे हेल्प ले सकें। तब हम क्या करते? स्पष्ट है कि अपने इतिहास के लिए हमें अन्य माध्यम की आवश्यकता होती। इसका अर्थ है कि पुरानी विधियां अधिक लंबी नहीं होंगी और पूर्व की भांति उनका भी महत्व नहीं था, इसलिए
नई तिथियों व समूह हमारी जानकारी के लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपने नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी सिलेबस कॉपी में करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।